आज इस मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है एमपीएस की, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सिलेबस को भी तैयार कर रहे होंगे और साथ साथ मेरे लेक्चर को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अबाउट द थर्ड यूनिट, और उस थर्ड यूनिट में जो विषय है एक महत्वपूर्ण विषय है और वो है द स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, अर्थात राज्य को तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाता है। हाउ इज़ द स्टेट लुक्ड अपॉन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इसको और सिंप्लीफाई करके कहें तो व्हाट इज़ द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट। अगर पिछले 100 सालों में अगर हम देखें, अभी तो 2020 चल रहा है, लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी के आरंभ से अगर हम इस पिछले 100 साल या 100 सवा 100 साल का अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमारे सामने थोड़ी सी एक समस्या आती है कि क्या जिस राज्य का हम अध्ययन करते हैं वो राज्य वही है जो पहले था, या आज के संदर्भ से तात्पर्य क्या यह पिछले कुछ दशकों में या 50-60 सालों में इस राज्य नाम के संगठन में, इसकी अवधारणा में कोई परिवर्तन हुआ है। इसी को हम कहते हैं द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट और द चेंजिंग नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट। क्या राज्य की प्रकृति में कुछ बदलाव आया है? क्या उसकी विशेषताओं में कुछ बदलाव आया है? क्या राज्य, पहले तो अगर आपको पता होगा, राज्य को नेगेटिव स्टेट और पॉजिटिव स्टेट में इन दो भागों में विभक्त किया गया है, अर्थात इसको अवधारणा के आधार पर on the basis of theoretical discussion, on the theoretical plank, the state has been basically looked upon as a negative state and a positive state. नकारात्मक राज्य क्या होते थे, सकारात्मक राज्य क्या होते हैं। नकारात्मक राज्य आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेज़े फेयर स्टेट। लेज़े फेयर स्टेट अर्थात वो राज्य है, नकारात्मक राज्य, ये लेज़े फेयर स्टेट की वो राज्य होता है जो कम से कम कार्य करता है। A state which performs the least is something referred to as a negative state or a laissez-faire state. और इसी को हम इंडिविजुअलिस्ट स्टेट भी कहते हैं, व्यक्तिवादी राज्य भी इसी को हम कहते हैं। तो अर्थात जैसे व्यक्तिवादियों का जो मूल मंत्र है मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मिनिमम स्टेट एक्शन is the buzzword of the individualist thinkers or the theory of individualism. This is also called as a laissez-faire state or the laissez-faire theory. और इसी को in other words we call it as a negative state. A negative in the sense that state which performs the minimum functions, and that minimum function is related to the law and order maintenance. That state is confined to solving the disputes between people. Such a state is referred to as a negative state. नकारात्मक राज्य वो होता है या व्यक्तिवादी राज्य वो होता है जो न्यूनतम कार्यों को संपादित करता है, अर्थात राज्य की रक्षा करने से संबंध है उसका कार्य, राज्य पर कोई हमला ना करे, आक्रमण ना करे, कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण ना करे, आंतरिक शत्रुओं से उसको राज्य को बचाना, साथ साथ लोगों को आपस में झगड़ने से बचाना या विवादों से बचाना, ये उसके ये नकारात्मक कार्य होते हैं। These are the negative functions. इसमें नेगेटिव क्या है? इसमें नेगेटिव ये है कि that the state is not doing anything additional for the growth or for the welfare of the people. In this kind of a state, the state is simply limited to forbidding the people from doing certain things, it is trying to restrict the people from not doing those things that they are not supposed to do. इसे हम कहते हैं ये नकारात्मक राज्य है और उसके नकारात्मक कार्य हैं। और सकारात्मक राज्य क्या होता है? व्हाट इज अ पॉजिटिव स्टेट? अ पॉजिटिव स्टेट इज वन विच परफॉर्म्स सर्टन काइंड्स ऑफ फंक्शंस which helps to the growth and furtherance of human personality, that helps in the progress or the development of the individuals. For example, food, for example, clothing, for example, shelter, for example, education. These are some of the works that are performed by a modern state, and the state which is performing these kind of functions is called as a positive state. That is a state that is wedded to the development and to the growth of the state or to the growth of the population
to the personality building of the people, such a state is called as a positive state. या ऐसे राज्य को जो राज्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व में सहायक है, जो राज्य व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे भोजन, जैसे वस्त्र, जैसे शिक्षा, जैसे आवास, और उसी प्रकार के बहुत सारे अन्य कार्य होते हैं जो राज्य के द्वारा यानी आधुनिक राज्य के द्वारा जो संपादित किए जाते हैं। ऐसे राज्य को सकारात्मक राज्य कहा जाता है। सच अ स्टेट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्टेट। तो यहाँ पर जब हम बात ये करते हैं कि द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट और द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट, तो अगर आप याद करिए, हमने आपको पहले भी बताया था, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर हम आपको पढ़ा रहे थे, उस समय भी हमने बताया था कि द स्टेट स्टार्टेड हिज जर्नी बेसिकली एज अ नेगेटिव स्टेट। जब औपचारिक रूप से राज्य नाम की संस्था की स्थापना हुई, और वो जो वर्ष जिसको कहा जाता है, दैट इज़ अ वेरी कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, एंड दैट इज 1648, द ईयर ऑफ 1648, विच इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड एज फॉर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। 1648 में, in the year 1648, the Treaty of Westphalia was signed, and after signing this treaty, it was established, it was accepted by the major powers of the world of that time, that sovereignty of the states will be a real thing, it will be a formal thing, and all states will have to respect the sovereignty of the people। अर्थात संप्रभुता नाम की चीज़ को सबसे पहली बार स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य की एक अपनी शक्ति होती है, और उस शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। तो अर्थात बिना संप्रभु राज्य के कोई राज्य औपचारिक रूप से माना नहीं जा सकता है। तो इसलिए संप्रभुता का जो विषय आरंभ होता है 1648 के ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। तो अब हम उस विषय पर बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बस आपको ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जब राज्य की यात्रा आरंभ होती है from the year 1648, then the state started as a sovereign state. That was the beginning of a sovereign independent state. उसके बाद जब और समय आगे बढ़ता है, with the growth of, you can say, with the growth of industrial revolution, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का समय आता है और ये क्रांति आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राज्य की अवधारणा में परिवर्तन होता जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, विचारक थे राजनीति शास्त्र में, जिन्होंने एक सीमित राज्य की कल्पना किया, who wanted a limited state। और जो लिमिटेड स्टेट जो बात करते थे, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का भी नाम है, उसमें जर्मी बेंथम का नाम है, उसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम है। दीज आर द फ्यू नेम्स of the political scientists or the political philosophers who gave a cry for a limited state or for you can say for a negative state। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो अर्थशास्त्र में हुए, who also gave a clarion call for a negative state or for a limited state, जिसमें जो दो नाम बहुत फेमस हैं, उसमें है एडम स्मिथ, जिसने पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ द नेशंस, एडम स्मिथ, और दूसरा नाम आता है रिकार्डो का, और एक नाम आता है माल्थस। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड माल्थस, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट नेम्स विच आर एसोसिएटेड विद द नेगेटिव स्टेट। और साथ साथ ये जो हमने पॉलिटिकल फिलोसफर्स के जो नाम बताए, राजनीतिक दार्शनिकों के नाम बताए हैं, वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम, जर्मी बेंथम का नाम, इस तरह से बहुत सारे अन्य विचारक हैं जिन्होंने नेगेटिव स्टेट की कल्पना किया था। Now see, that was the issue that happened during the 18th or the 19th century. Basically, it all happened around the year 18th to 19th century. 18वीं और 19वीं शताब्दी में उस समय राज्य का बदलता हुआ दृष्टिकोण वो हुआ करता था या वो था। But coming to the 20th century, again we find that the nature of the state has not been static. It has always been changing. राज्य का स्वरूप जैसे 18वीं शताब्दी से या हम कह लें 17वीं शताब्दी से बदलना चालू हुआ, क्योंकि 1648 का जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया था, वहीं से राज्य की आधारशिला यानी संप्रभु राज्यों की आधारशिला पड़ी उस संधि के द्वारा, है ना। तो 17वीं सेंचुरी का समय था। 18वीं शताब्दी में आते आते ये नेगेटिव स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया। 19वीं शताब्दी में आते आते वहाँ एक पॉजिटिव स्टेट के लक्षण दिखने लगे, और 20वीं शताब्दी में आकर अगेन द स्टेट अडॉप्टेड अ न्यू फॉर्म। और जो नया जो शक्ल दिखती है राज्य की, जो नया स्वरूप हमारे सामने आता है 20वीं शताब्दी में, उसको अन्य विचारकों ने कुछ नाम दिया है।
और जो नाम दिया है, जैसे जो आपका थर्ड यूनिट का ये सेक्शन है, चैप्टर है, द चेंजिंग पर्सपेक्टिव और द चेंजिंग नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट, उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और द पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट। पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट अर्थात उत्तर औद्योगिक राज्य या उत्तर औद्योगिक समाज। अब देखिए 20वीं शताब्दी में अभी तो हम बताना चाहें तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। देखिए साम्यवादी जो जगह था, द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बोथ वेंट इन फॉर अ मैसिव चेंज ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। और तो कई तो विचारक जैसे जोर्गन हाबरमास लिखता है, ही इज़ अ लीडिंग स्कॉलर ऑफ फिलोसफर ऑफ जर्मनी ऑफ द 20th सेंचुरी। वो लिखता है कि 20वीं शताब्दी में तो आकर पूंजीवादी राज्यों की भी पहचान मिटने लगी और साथ साथ साम्यवादी राज्यों की भी पहचान मिटने लगी। साम्यवादी राज्य जिन जिन चीज़ों के लिए जाने जाते थे वो चीज़ लगभग सब भूलते गए या भुलाते गए वो। इसी तरह से पूंजीवादी राज्य जो जिन जिन चीज़ों के लिए जाने जाते थे, फॉर एग्जांपल वो फ्री मार्केट के लिए जाने जाते थे, दे वर नोन फॉर द लव फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, वो अपने व्यापार तथा वाणिज्य के प्रेम के लिए जाने जाते थे, वो मुक्त समाज की कल्पना करते थे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बहुत बात करते थे, इंडिविजुअल इनिशिएटिव को बहुत महत्व देते थे और राज्य के प्रभाव को न्यूनतम रखना चाहते थे। ये तो था, ये सारी बातें आती हैं ये कैपिटलिस्ट स्टेट के जो प्रतिपादक थे। जो पूंजीवादी राज्य के जो समर्थक हुआ करते थे वो इन आधारभूत चीज़ों को लेकर काफ़ी बात कहा करते थे, या उनकी ये विचारधारा थी कि राज्य को सीमित होना चाहिए, कि राज्य में जो व्यक्ति जो निजी क्षेत्र जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं उसको और अधिक काम करने का मौका मिलना चाहिए, राज्य को कम से कम राज्य का कम से कम क्षेत्राधिकार होना चाहिए। ये तो था पूंजीवादी राज्य का। और इसी तरह से जो साम्यवादी राज्य जो विचारधारा थी 20वीं शताब्दी में आकर राज्य की भी राज्य की जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वो भी बदलने लगी। क्योंकि जो क्लास वॉर का जो कॉन्सेप्ट था, जो एक क्लास रिवोल्यूशन की जो बात थी, अर्थात जो वर्ग विभेद की बात थी, जो मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है, इसी तरह से जो कहता है कि जो वर्ग संघर्ष की बात कही गई मार्क्सवाद के द्वारा क्लास स्ट्रगल के बारे में, फिर कहा गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में, अर्थात एक समाजवादी क्रांति होगी या सर्वहारा क्रांति होगी, उसके बाद एक साम्यवादी समाज आएगा, उसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा। ये सारी जितनी भी बात कही गई थी साम्यवादी विचारधारा के द्वारा, वो सब 20वीं शताब्दी में आकर आपके लिए कि डाइल्यूट होने लगी, वो सब एकदम घुलने सी लगी, मिटने लगी। इसी बात को जॉर्गन हबरमास कहता है कि 20वीं शताब्दी में आकर राज्य की अवधारणा में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए और ये जो विचारधारा है राज्य की बदलती विचारधारा, ये किसी एक दो विचारकों ने नहीं कहा है। राज्य का बदलते हुए स्वरूप के बारे में जैसे हमने कहा जॉर्गन हबरमास कहता है, इसमें ग्राम्सी कहता है, अंटोनियो ग्राम्सी जो एक बहुत बड़ा नियो मार्क्सिस्ट फिलोसफर है, वो भी इसी बात को दोहराता है कि परिवर्तन बहुत देखने को मिला। जो प्राचीन अर्थात जो पूर्व के साम्यवादी राज्य थे, साम्यवादी विचारधारा थी, अब वो साम्यवादी विचारधारा नहीं रह गई। ग्राम्सी सेज कि that there was a massive difference, that there was a massive change in the communist ideology. The communist ideology which traditionally the main grounds of the Marxist ideology did not remain same in the 20th century. Its fundamental pillars of the Marxist ideology, they underwent massive changes, and the same changes were witnessed with regard to the capitalist ideology as well. अर्थात जो पाश्चात्य देश की जो द आइडियोलॉजी दैट वॉज प्रोफेस्ड बाय अमेरिका एंड बाय नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, बाय वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, the kind of philosophy, the kind of capitalist philosophy, the kind of capitalism ideology that was professed by these advanced or Western nations, they also diluted their philosophy, and therefore there is a huge change to be seen in the ideology of the state. तो इसी बात को जब हम लोग कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज़ नॉट स्टैटिक, यहाँ आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि राज्य की जो विचारधारा है, राज्य की जो अवधारणा है, एक हमेशा एक समान नहीं रही है। हमने आपको उसका पहले का थोड़ा ट्रेस करके बताया जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से राज्य की अवधारणा बदलती रही है। आइजिया बर्लिन की तो किताब ही है, आइजिया बर्लिन की तो किताब है जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा फिलोसफर है या एक थ्योरिटिशियन है, कहता है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी।
अर्थात स्वतंत्रता पर दो निबंध, 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। और इस पुस्तक में वो बहुत सारी बातें बताता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी कौन सी होती, कैसे होती है, पॉजिटिव स्टेट से एसोसिएट करता है, नेगेटिव लिबर्टी को वो नेगेटिव स्टेट से एसोसिएट करता है। तो अर्थात राज्य की अवधारणा में सतत परिवर्तन होता आया है, आपको ये ध्यान रखना है। इस बात को ये ना समझ लिए कि जो राज्य के बारे में जो चार उसके मेन फीचर्स कहे गए हैं, द 4 मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट, दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन, है ना, वो बस हम उन्हीं चार जो तत्व हैं राज्य के, हम केवल उसी संदर्भ में बात करेंगे, ऐसी ये बात सही नहीं होगी। अर्थात ये तो राज्य के आधारभूत तत्व हैं। अगर हम कई लोगों से जब हम पूछते अपने विद्यार्थियों से कि राज्य की बदलती हुई अवधारणा से आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, तो बस उस स्टेट के जहाँ वो वर्ड सुनते हैं तो वहाँ पर बस सीधी सी बात कहते हैं, वो एक पॉपुलेशन होती है, उसमें गवर्नमेंट होती है, उसमें सॉवरेंटी होती है ना, इस तरह की उसमें टेरिटरी होती है, ये 4 चीज़ बता पाते हैं, उसके आगे दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन। सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू time and again, I am telling you repeatedly that when we are talking about the changing nature of the state, the changing perspective of the state, or the changing concept of the state, then we have to remember it very well that the state has never been static. The concept of the state has always undergone changes, and this change we can witness इफेक्टिवली इन द मॉडर्न पीरियड। आधुनिक समय में हम 1648 के ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ट्रेस करते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले भी जाना चाहें, देन अगेन यू कैन गो बैक इवन फ्रॉम द ईयर 1648। आप हिस्ट्री में जा सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट हैज़ बीन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स। जो रोमन स्टेट था वो कैसा था, जो ग्रीक स्टेट था वो कैसा था, जो जूइश स्टेट था वो कैसा था। सो देयर हैव बीन डिफरेंट यू कैन से कंसेप्शंस अबाउट द स्टेट। लेकिन हम आधुनिक काल के बारे में जब बात करते हैं तब हम 17वीं शताब्दी में राज्य क्या था, 18वीं शताब्दी में क्या था, 19वीं शताब्दी में था, 20वीं शताब्दी में क्या था, और वर्तमान समय में या अर्थात 21वीं शताब्दी में कैसा राज्य है। इसी संदर्भ में इस विषय को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी में मॉडर्न टाइम्स में, जैसे 20वीं शताब्दी जब आरंभ होती है उस समय से ही बहुत व्यापक परिवर्तन दिखने लगे। और क्योंकि उसमें अगर आपने पॉजिटिविज्म का अगर आपने बारे में पढ़ा है, इफ़ यू नो समथिंग अबाउट द पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, अर्थात प्रत्यक्षवाद का जो अवधारणा है, या आपने MPS में तो हमने आपको बताया है बिहेवियरलिज्म, व्हाट इज़ बिहेवियरलिज्म, व्हाट वाज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो व्यवहारवाद क्या था, उत्तर व्यवहारवाद क्या था, व्यवहारवाद पर किसका प्रभाव पड़ा, प्रत्यक्षवाद का प्रभाव पड़ा, अर्थात लीगल पॉजिटिविज्म का प्रत्यक्षवाद जिसे हम कहते हैं, अर्थात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, जो प्रभाव पड़ा 20वीं शताब्दी में आकर राजनीति विज्ञान पर, उसी को हम कहते हैं, नाम देते हैं पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म जब हम अपने विषय में देखते हैं राजनीति शास्त्र में, खास तौर से जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, तो वहाँ पर इसको हम व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। तो 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने लगा, काफ़ी व्यापक परिवर्तन दिखने लगा। ये जो परिवर्तन है, अर्थात राज्य के अवधारणा में ये परिवर्तन केवल थ्योरेटिकल लेवल पर नहीं था। दैट इज द चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट डिड नॉट रिमेन ओनली टू द थ्योरेटिकल यू कैन से फ्रेमवर्क। A lot of changes could be witnessed. A lot of change in the concept of state could be witnessed even on the actual grounds. अर्थात व्यवहारिक धरातल पर भी काफ़ी कुछ दिखने लगा था। और इसी चीज़ को जब ये देखा जाता है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए, अर्थात किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बड़ा एक विचारक है, और उसका नाम है डेनियल बेल। He is a very renowned American philosopher or a thinker. He is basically a sociologist and a neo-Marxist, we can say. A neo-Marxist or a post-Marxist. इसके नाम में भी post जुड़ा है, या एक neo-Marxist है. But he is a sociological thinker. ये समाजशास्त्री है, ये विद्वान है, समाजशास्त्र के विद्वान हैं, और ये अमेरिका के विचारक हैं। और इनका जन्म 1911 में हुआ था, 1919 में हुआ था, एंड ही डाइड इन द ईयर 2011। ही लिव्ड अ फेयरली लॉन्ग लाइफ ऑफ 91 ईयर्स, है ना। तो ये बस बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये अमेरिकन थे, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। ही कैरिड द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म ऑल्सो विद हिम,
and he wrote a very famous work by the name of The Coming of the Industrial Society. The Coming of the Industrial Society, a venture in social forecasting. The Coming of the Industrial Society. इसको शॉर्ट में अगर नाम याद रखना चाहे तो शॉर्ट में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबा नाम होगा तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी. द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अ वेंचर इन सोशल फोरकास्टिंग. ये 1976 की ये पुस्तक है ना. तो जैसे हमने बताया इनका जीवन काल था 1919 से लेकर 2011 तक, और इसी बीच में इन्होंने बहुत लंबा जीवन व्यतीत किया. 91 वर्ष का जीवन था. एंड इन द स्पेस ऑफ 91 years ही रोड मैसिवली, ही वर्ड मैसिवली, ही वॉज अ वेरी ओरिजिनल काइंड ऑफ थिंकर. तो अब आप कहने का तात्पर्य है कि जब कोई एक सामाजिक विचारक, कोई सोशल थिंकर, when he lives a long life, then he contributes also massively to the development of the society, to the development of the subject also. तो इसलिए तो ऐसे तो बहुत सारे इनका साहित्य सृजन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने. लेकिन हमारे विषय की दृष्टि से जब हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ उनकी ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अ वेंचर इन the social forecasting, a venture in the social forecasting. And this book came in the year 1976. 1976 में पुस्तक आई थी. और इस पुस्तक को अगर हम हिंदी में अगर हम जानना चाहें इसका मतलब क्या है, इसका टाइटल का मतलब क्या है, द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अर्थात उत्तर औद्योगिक समाज का आगमन, उत्तर औद्योगिक समाज का आगमन, द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अ वेंचर इन सोशल फोरकास्टिंग. अर्थात अगला पॉइंट, इसका अगला पार्ट क्या है, अर्थात सामाजिक आयामों में, अर्थात सामाजिक क्षेत्र में इसकी एक भविष्यवाणी, सामाजिक क्षेत्र के संदर्भ में इसकी एक भविष्यवाणी. द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अर्थात उत्तर औद्योगिक समाज का आगमन, अ वेंचर इन सोशल फोरकास्टिंग, अर्थात सामाजिक आयाम में, अर्थात सामाजिक परिदृश्य में, आयाम तो नहीं, सामाजिक परिदृश्य में एक भविष्यवाणी. ये पुस्तक का टाइटल को अगर हम सामान्य रूप से हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मूल इसका किताब का मूल क्या है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द बुक, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ द बुक, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द बुक. और क्रक्स क्या है, द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अर्थात अब यहाँ पर हमें एक बात और समझ लेना चाहिए. देखिए, जब भी हम किसी शब्द के बाद पोस्ट हम लगाते हैं या पोस्ट के बाद कोई शब्द लगाते हैं, पहले जैसे वर्ड आता पोस्ट, फिर आता है इंडस्ट्रियल, यानी हिंदी में कहें उत्तर औद्योगिक. तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल, अर्थात इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद की जो स्थिति आएगी उसे पोस्ट इंडस्ट्रियल कहेंगे. उत्तर औद्योगिक हम क्या कहेंगे, अर्थात औद्योगिक समाज के बाद जो समाज आएगा उसे हम उत्तर औद्योगिक कहेंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उत्तर औद्योगिक. तो ये जानना जरूरी है. ये पोस्ट, जब देखिए किसी के आगे पोस्ट जब लग जाता है, कोई शब्द के आगे पोस्ट लग जाता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि उसके बाद की स्थिति. दूसरा उदाहरण हम आपको दें, पोस्ट ह्यूमन स्टेट, अर्थात उत्तर मानव समाज या उत्तर मानव राज्य, अर्थात मानव राज्य के बाद, यानी मनुष्यों के राज्य के बाद, मनुष्यों के समाज के बाद अगला कौन सा समाज आएगा उसे कहा जाएगा पोस्ट ह्यूमन स्टेट, है ना. इसी तरह से एक उदाहरण और, पोस्ट सॉवरन स्टेट, अर्थात उत्तर संप्रभु राज्य. तात्पर्य क्या है, संप्रभु राज्य जो आज की रियलिटी है. तो संप्रभु राज्य के बाद किस प्रकार का समाज आएगा, कौन सा समाज आएगा, उसके बारे में कहा जाता है, चिंतन जो किया जाता है पोस्ट सॉवरन स्टेट कहा जाता है. अर्थात वर्तमान की स्थिति के बाद आगे आने वाली कौन सी स्थिति है उसको कहते हैं पोस्ट, है ना. आज का समय ये है, कल के समय कौन सा नया समय आ जाएगा, आज तो ये समय, कल के दिन कौन सा नया समय आ जाएगा उसे कहा जाएगा पोस्ट. आप कह लिए कि पोस्ट स्टेट या पोस्ट ह्यूमन स्टेट, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट. तो पोस्ट मतलब है जो बाद में आने वाला जो समय होगा. तो इसलिए इस शब्द को समझना महत्वपूर्ण है.
अब यहाँ बात आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट और उत्तर औद्योगिक राज्य या उत्तर औद्योगिक समाज, है ना। अब देखिए ये जो उत्तर औद्योगिक समाज है, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहला तो है औद्योगिक समाज और दूसरा आता है उत्तर औद्योगिक समाज। जब 20वीं शताब्दी में 1976 में लिखा है, बहुत बाद में लिखा है इसे, तो उसने ये पुस्तक द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर तात्पर्य है कि 20वीं शताब्दी में ही, आप जानते होंगे, ये सुना होगा, अगर 20वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी में ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आरंभ हो गया था, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी और 1750 के लगभग एडम स्मिथ ने किताब भी लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की पुस्तक भी लिखा था और उसमें उस पुस्तक में उसने इस बात को उसने स्पष्ट किया था, यह ध्यानाकर्षण किया था। ही वांटेड टू से वन थिंग दैट द इंडस्ट्री दैट अ न्यू कल्चर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑन द राइज, अर्थात औद्योगिकरण की एक नई प्रक्रिया, एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है और ये धीरे धीरे अब ये आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ अ न्यू एरा हैज स्टार्टेड इन, अ न्यू कल्चर हैज़ कम इन टू प्लेस एंड दिस न्यू एरा एंड अ न्यू कल्चर इज़ नोन बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण ये एक नई संस्कृति है, एक नया अध्याय जुड़ गया है, एक नया युग जुड़ गया है, ये एडम स्मिथ ने कहा अपनी पुस्तक में द वेल्थ ऑफ नेशंस। 18वीं शताब्दी में अर्थात 1750 के लगभग की इसकी पुस्तक है और उसने जब वो किताब लिख रहा था उसने इस बात को हाईलाइट किया। आज की स्थिति तो ये है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, लेकिन अब ये द्रुत गति से बढ़ती जाएगी, तेज़ी से बढ़ेगी, बिकॉज द लेवल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द साइंटिफिक डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस एट अ वेरी रैपिड प्लेस, it is going to contribute massively to the creation and to the strengthening of an industrial society। जिस गति से विज्ञान बढ़ रहा है, फैल रहा है, जिस गति से विज्ञान को की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, उस गति को देखते हुए अब ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से अब बढ़ेगी, बहुत मजबूत होगी और सभी राष्ट्रों के द्वारा उसको स्वीकार किया जाएगा। ये एडम स्मिथ की पुस्तक का एक जिस्ट है। तो देखिए जैसे 20वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखा है द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो अब समझ लीजिए 18वीं शताब्दी का आधा हिस्सा, 19वीं शताब्दी, ये 150 साल के से ज़्यादा का समय ये पूरी औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी। अ पीरियड ऑफ यू कैन से मोर देन 150 years went into the process of industrialization. That industrialization that started during the 18th century, somewhere from around you can say from around 1720 or so, पाश्चात्य देशों में 1720 के बाद की जो प्रक्रिया आरंभ होती है औद्योगिकरण की, और इस बात को एडम स्मिथ ने, माल्थस ने, रिकार्डो ने, सब ने हाईलाइट किया है। वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कम से कम 150 सालों से अधिक का समय चला, इतना चलता रहा और बहुत मजबूत हो गया है। It became a very strong factor. Industrialization became a very potential force in the growth and development of the Western societies. इसीलिए आप देख लीजिए आज के जो पाश्चात्य देश हैं, they are very prosperous. The Western societies, the Western countries are very prosperous. They are very rich. Their, you can say, their per capita income is quite high. Their basic necessities such as food, clothing, shelter, literacy already stands fulfilled. उनकी जो आधारभूत मांगे हैं, भोजन, कपड़ा, वस्त्र, आवास, शिक्षा और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, आज उन पाश्चात्य देशों की ये मांगे पूरी हो चुकी हैं। दे आर सेटिस्फाइड। और क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो 150 सालों से अधिक का समय जो चला पाश्चात्य देशों में, उसी बात को देखते हुए डेनियल बेल ने ये कहा कि बहुत लंबे समय से, 150 सालों से अधिक के समय से औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है। राज्यों को, समाजों को बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे देशों को, पाश्चात्य देशों को लाभ हुआ है। बट ही सेज दैट नाउ अ डिफरेंट एरा इज कमिंग, अ different society is emerging out of the industrialization, out of the industrial society.
कहता 150 सालों में तो इतना औद्योगिकरण ने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया, इतनी मजबूत हो गए समाज, विज्ञान इतना तेज़ी से अब आगे बढ़ा है कि 20वीं शताब्दी में आकर अब देखने से लगता है कि अब जो ये एक औद्योगिक समाज है, ये औद्योगिक राज्य है, अब ये पुराना पड़ता जा रहा है। दिस इज़ वॉट इज़ राइटिंग इन हिज बुक द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना, कि आज का जो समाज है अर्थात 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार का समाज है, आज वो समाज औद्योगिक समाज के रूप में नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना जा भी रहा है, एक औद्योगिक समाज में हम रह रहे हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं कि अब हम कहेंगे वी आर गोइंग टू लिव इन अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कहता है कि अब वो समय दूर नहीं है कि जब हम एक उत्तर औद्योगिक समाज में अब हम रहने की ओर अग्रसर या प्रवेश करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब मतलब क्या है? अर्थात एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे राज्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर औद्योगिकरण या औद्योगिक राज्य का अब मूल मंत्र नहीं होगा। अ स्टेट विल नॉट बी डिफाइंड, अ स्टेट विल नॉट बी नोन बाय इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पाश्चात्य देशों में आकंठ डूब चुका है, यानी अर्थात पाश्चात्य देश के राज्य तो आकंठ डूब चुके हैं। दे आर ऑलरेडी सो मच इमर्स्ड इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट नाउ दे वांट समथिंग बेटर than industrialization. They need, something new. Now this industrialization is an old concept for the Western countries, for the European countries, for America. Therefore they want something new in place of industrialization. देखिए उस समय तो हमारे देश में औद्योगिकरण तो दूर दूर तक नहीं था। 20वीं शताब्दी में खास तौर से स्वतंत्रता तक तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, और स्वतंत्रता के बाद भी आप जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई ज़्यादा कोई वो भी नहीं था। हाँ, सेकेंड और थर्ड प्लान में ज़रूर किया गया था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो पंचवर्षीय योजना बनी थी। दूसरी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें तो विशेष रूप से बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन और हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन was the गोल और was द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, ऑफ द इंडियन स्टेट। और आपने सुना होगा जैसे भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HMT, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग, HMT जो कंपनी नहीं है जो घड़ी बनाने वाली है ना, तो HMT हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ना, HMT। इसी तरह से बहुत सारे अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान हमारे यहाँ भी स्थापित किए गए थे, लेकिन फिर भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर था दैट वाज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड एट दैट टाइम। तो पाश्चात्य देशों में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। इसलिए डेनियल बेल ने कहा अब हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर अब औद्योगिकरण के बाद की अब हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अच्छा, अब हम यहाँ आपको बता दें एक चीज़ कि जब हम किसी सोसाइटी के बारे में जब बात करते हैं, और सोसाइटी में के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, देयर आर 3 मेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा होता है टर्शरी सेक्टर कहते हैं, टर्शरी सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर भी इसको कहते हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो तीन सेक्टर्स हो गए, अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थात प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा है टर्शरी सेक्टर अर्थात ये होता है सर्विस सेक्टर। तो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, यानी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। अब हर देश का ये जो तीन आर्थिक क्षेत्र हैं, आर्थिक या आप कह लिए कि जो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं, हर देश की इसमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। भारत के संदर्भ में हम आपको बता दें, देयर इज़ 17% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अर्थात जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इससे 17% का कंट्रीब्यूशन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड यू कैन से 30% और 31%, फ्लक्चुएट होता रहता है,
अभी अब हम कह सकते हैं थोड़ा बढ़ गया हो सकता है, और हो सकता है अभी इट माइट बी टचिंग समवेयर अराउंड 35%, है ना। तो लगभग 35% के लगभग, क्योंकि जब से मेक इन इंडिया कार्यक्रम चालू हुआ है, शुरू हुआ है, तब से थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रही है। सो आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एग्जैक्ट आई मीन परसेंटेज और द डेटा ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन आई गेस इट वुड बी समवेयर बिटवीन 32% एंड 35% द सेकेंडरी सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जो थर्ड सेक्टर है दैट इज द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 55% टू द नेशनल इकोनॉमी, 55%, है ना। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर 55% कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थात निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र, जिसे कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन 32 से 35% के लगभग है। और 17% अप्रॉक्सीमेटली 17% फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से आता है, अर्थात कृषि के क्षेत्र से। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में ये आंकड़े हैं। तो जब डेनियल बेल ये कहता है कि अब हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी से अब आगे बढ़ रहे हैं, अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, तो अगर भारतीय संदर्भ में देखें कि 35% का कार्य अभी पूरा हुआ है ना। आज के संदर्भ में लगभग 35% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन अभी बहुत कम है, अभी इसको और आगे बढ़ाना है। जो वर्तमान सरकार है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट वांट्स टू टेक इट मच फर्दर, है ना, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड टू बी एज अ बिग स्ट्रेंथ फॉर एनी इकोनॉमी, फॉर एनी कंट्री। लेकिन जो डेनियल बेल बात कर रहा है, डेनियल बेल कहता है जिस प्रकार से अमेरिका और पाश्चात्य यूरोप के देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना आगे बढ़ गया था, वो लगभग 60% इट वॉज टचिंग और मोर देन 60%। इसलिए उसने कहा कि अब नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट कैन बी सीन इन द इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप एज वेल एज अमेरिका। अर्थात उनकी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और वो परिवर्तन ये है कि अब उनके यहाँ अब सेवा क्षेत्र में अब समाज जा रहा है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब है औद्योगिक समाज से अब निकलकर, अर्थात विनिर्माण क्षेत्र से निकलकर अब वो सेवा के क्षेत्र में अब वो जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है सेवा के क्षेत्र में। अब देखिए सेवा के क्षेत्र में, अब सेवा से क्या तात्पर्य है। पहले तो बेसिक ये समझ लीजिए कि उनका जो समाज है, अर्थात जो अमेरिकन सोसाइटी है, वेस्ट यूरोपियन सोसाइटी है, जो बहुत लंबे समय तक, लगभग 150 साल से अधिक सालों तक समय तक वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, अर्थात वो एक सेकेंडरी सोसाइटी थी, वो एक मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी थी। अब वो समाज, अब वो उस अवस्था से निकलकर अब वो थर्ड स्टेज की ओर जा रहा है, जिसे कहते हैं सर्विसेज सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। जो सेवा का क्षेत्र है, इसे सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। तो पहली बात ये हमें पहले ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं होते हैं, तभी आप इस चीज़ को, इस डेनियल बेल की बात को समझ पाएंगे, है ना। प्राइमरी सेक्टर का बहुत महत्व नहीं रह गया आज, है ना, क्योंकि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन अलग है। अभी बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बात दूर चली जाएगी। तो अमेरिका में जिस अमेरिका को आज हम सुपर पावर के रूप में देखते हैं, रूस को भी सुपर पावर के रूप में देखते हैं और चाइना को भी सुपर पावर के रूप में देखते हैं, दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्रियल माइट, दैट इज बेस्ड ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, दैट इज बेस्ड ऑन देयर सेकेंडरी सेक्टर। चाहे रूस कह लें, चाहे अमेरिका कह लें, चाहे वो चीन के बारे में बात कर लें, उनका जो विनिर्माण क्षेत्र है बहुत मजबूत है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स मैसिवली टू द नेशनल प्रोग्रेस और टू द नेशनल डेवलपमेंट और टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन डेनियल बेल ने कहा 20वीं शताब्दी में ऐसे ऐसे परिवर्तन अब होने लगे कि जिसको देख के लगता था कि अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वो सेवा क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है इन राज्यों का, विशेष रूप से अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का। अमेरिका का तो ज़्यादा वो बोलता है बिकॉज ही इज़ अमेरिकन। अब हम आपको बता दें, आपने दो बड़े पॉपुलर आपने रेस्टोरेंट्स का नाम सुने हैं, फूड कंपनीज़ का नाम सुना होगा। एक तो बर्गर किंग का नाम सुना होगा और दूसरा नाम सुना होगा मैकडॉनल्ड्स का। संभवतः आप लोग गए भी होंगे, वहाँ से कुछ व्यंजन भी आपने खाया होगा, पिज़्ज़ा खाया होगा, बर्गर खाया होगा। तो बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स ये दोनों अमेरिकन कंपनीज़ हैं, आप जानते हैं, है ना। और बर्गर किंग की स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में, और मैकडॉनल्ड्स की स्थापना 1955 में हुई थी। ये तो हम केवल दो के बता रहे बारे में। There are hundreds of American companies which were established during the decade of the 50s, 60s, 70s, 80s और जो आज मल्टीनेशनल कंपनीज हो गए हैं।
टुडे दीज अमेरिकन कंपनीज दे हैव बिकम मल्टीनेशनल्स। अब अगर आप मैकडोनल्ड को देखें या बर्गर किंग को देखें, इतनी बड़ी अमेरिकन ये कंपनीज़ हैं कि ये पूरे किसी देश की अर्थव्यवस्था को खरीद सकती हैं। दे कैन कंट्रोल द इकोनॉमिक, यू कैन से द नेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ सेवरल कंट्रीज़। खास तौर से अफ्रीका के तो बहुत सारे देश हैं जिनकी वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वो प्रभावित कर सकते हैं। दे आर सच ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जो सर्विस सेक्टर है उसमें ये सब आता है। नाम जान लीजिए सर्विस सेक्टर में कौन आता है, नहीं तो आप सोचेंगे सर्विस सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या आता है। देखिए पहला जो सेक्टर हमने बताया वो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें एग्रीकल्चर आएगा, अलाइड एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, जैसे जैसे फिशरीज़ आ जाएगा, जैसे हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, जैसे फॉरेस्ट्री आ जाएगा। ये प्राइमरी सेक्टर अर्थात एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आएगा, है ना। तो उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हम कहते हैं अलाइड एक्टिविटीज़, अलाइड एक्टिविटीज़ में आएगा फिशरीज़ आ जाएगा, उसमें हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, उसमें सेरीकल्चर आ जाएगा, उसमें अन्य बहुत, उसमें पोल्ट्री आ जाएगा, है ना, मुर्गा मुर्गी पालन जो होता है। तो ये सब अलाइड सेक्टर्स कहे जाते हैं एग्रीकल्चर के। वो हमारे यहाँ लगभग 15% 17% है इस समय, अराउंड 17%। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आप जानते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन आएगा, इंडस्ट्री के बारे में बार बार बोल रहे हैं शब्द, है ना, अर्थात उद्योग जगत जो होता है। उद्योग जगत में जैसे जैसे हमने बताया आपको, जैसे जैसे होगा कोल, है ना, कोल इज़ एन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इज़ एन इंडस्ट्री, है ना, माइनिंग इज़ एन इंडस्ट्री, दीज जैसे पेट्रोलियम इज़ एन इंडस्ट्री, है ना। ये सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे और है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है ना, जिसे विनिर्माण का क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ, चाहे रोड हाईवेज़ हों, चाहे वो सी हाईवेज़ हों, है ना, चाहे वो किसी प्रकार का जो हाईवे होगा, वो सब इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो होता है, हाउस कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन, मकानों का निर्माण, है ना, आयरन स्टील कोल, है ना, माइनिंग, ये सारे जितने क्षेत्र हैं ये सब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आते हैं। नाउ व्हाट आर सर्विस, नाउ व्हाट इज सर्विसेज और व्हाट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सेवा में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे। अब देखिए इसमें जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स, हमने नाम ही जैसे शुरुआत किया रेस्टोरेंट से, अर्थात जो ये खाने पीने के जो होते हैं कंपनीज़ होती हैं, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, कॉफ़ी डे है ना, और भी बहुत सारे हैं इसमें, है ना, हंग्री लॉयंस हैं, है ना, ये सब क्या है, सब दीज आर फूड चेन्स है। रेस्टोरेंट से कहने से ज़्यादा अच्छा होगा, दीज आर फूड चेन्स, है ना। ये सब बहुत बड़ी चेन, जैसे आजकल हम लोग कोविड चेन बात करते हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लेकिन फूड चेन क्या होता है, ये ग्लोबल चेन्स होती हैं जो हर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सो इट इज़ अ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में एजुकेशन आ जाएगा, एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन आप देख रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर, है ना। अर्थात सर्विस सेक्टर में अब आप समझ लीजिए और क्या आएगा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स, देखिए दो प्रकार के जॉब होते हैं, दो प्रकार की नौकरियाँ होती हैं, एक को कहते हैं ब्लू कॉलर और एक को कहते हैं वाइट कॉलर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वन इज़ कॉल्ड एज अ ब्लू कॉलर, द अदर इज़ कॉल्ड एज अ वाइट कॉलर। हम कहते हैं कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं, दे बिलोंग टू द इंडस्ट्रियल, दे आर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, दे आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे आर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। और जो वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन द सर्विसेज सेक्टर। अब देखिए ब्लू कॉलर से तात्पर्य क्या, देखिए दिस वर्ड इज सिम्बॉलिक, ये एक सिम्बॉलिक वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये कोई एक विचारक है जिसने ये नाम दिया था, पहली बार हमें नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी जब ये सारा डेवलपमेंट शुरू होता है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, खास तौर से 20th सेंचुरी में। लेकिन ऐसा नहीं कि 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी से चूँकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा तेज़ हो गया था, इसलिए उस समय ज़्यादा ये बातें देखी गई हैं। और ब्लू कॉलर वर्कर से तात्पर्य क्या है, सांकेतिक, जैसे हमने कहा ब्लू कॉलर का मतलब है अर्थात जब श्रमिक ब्लू कलर का अर्थात नीले कलर का कपड़ा पहनता था, यानी ब्लू जीन्स। आपने डेनिम जीन्स का नाम सुना है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो डेनिम जीन्स ही अर्थात ब्लू कलर की हुआ करती थी। ब्लू कलर का जैकेट हुआ करता था, ब्लू कलर की उसकी हेलमेट हुआ करती थी, जैसे भी उस समय हेलमेट रही होगी, आज की तरह से नहीं रही होगी इतनी स्ट्रांग और रिसर्च स्टडी, लेकिन उस समय जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, कारखानों में जो काम करते थे, वो सब ब्लू हेलमेट पहनते थे, ब्लू जैकेट या ब्लू शर्ट पहनते थे, ब्लू अपनी पैंट पहनते थे।
अब देखिए ये सब डार्क ब्लू पहना करते, डार्क ब्लू इनके वस्त्र हुआ करते थे। और क्यों पहनते थे ये ब्लू इसलिए पहनते थे क्योंकि कम वो गंदे होते थे। गहरे कलर के, देखिए या तो ब्लैक होता है, ये ब्लू होता है, जो गहरे रंग वाले कपड़े होते हैं। लेकिन उस समय सिंबॉलिक ये था कि ब्लू कलर के कपड़े पहने जाएंगे इन लोगों के द्वारा, जो प्रिस्क्राइब किया गया था सामान्य रूप से। जैसे हमारे मिलिट्री कलर होता है, मिलिट्री कलर एक ही जैसा होता है, चाहे भारत की मिलिट्री पहने, चाहे अमेरिका की पहने, चाहे साउथ अफ्रीका की मिलिट्री वो कपड़े पहने, यूनिफॉर्म पहने, एक कलर का होगा। उसी तरह से ये एक सांकेतिक शब्द हो गया, एक सांकेतिक विचार हो गया कि जहाँ पर हम वर्कर्स के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर या फैक्ट्री वर्कर के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर हम इनको ब्लू कॉलर वर्कर कहेंगे। ब्लू कॉलर यानी ब्लू शर्ट होगी, कॉलर होगा, ब्लू उनकी पैंट होगी, ब्लू उनके हेलमेट होंगे, ब्लू ग्लव्स होंगे, तो इसलिए ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से उनको कहा गया। जो मैनुअल लेबर का काम करते हैं, जो आपके लिए श्रमिकों वाला काम करते हैं, चाहे सड़क की सफाई करना हुआ, चाहे मकानों का निर्माण करना हुआ, चाहे कारखानों की स्थापना करना हुआ, चाहे उद्योगों को चलाना, ये सब क्या हुए, ये सब ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं। Now, what are industrial work? What are white collar workers? White collar worker वो होते हैं जो सांकेतिक शब्द यहाँ पर भी, जो देखिए ये वो व्यक्ति होते हैं, सफ़ेद कॉलर वाले व्यक्ति वो होते हैं जो मूल रूप से या सामान्य रूप से जो ऑफिसेस में बैठकर काम करते हैं, जो कार्यालयों में या ऑफिसेस में बैठकर जो लोग काम करते हैं, जो श्रमिक अर्थात जो व्यक्ति, जो कर्मचारी, देखिए श्रमिक वहाँ है, कर्मचारी यहाँ पर है। तो जो कर्मचारी, जो अधिकारी, अफसर आधुनिक कार्यालयों में बैठकर, बड़े बड़े भवनों में या छोटे मोटे दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, उन्हें हम वाइट कॉलर कहते हैं। वाइट कॉलर का तात्पर्य क्या है, एक परंपरा थी, एक संस्कृति थी पाश्चात्य देशों में, जो भी सरकारी दफ्तर में काम करेगा वो सफ़ेद रंग की शर्ट पहनेगा, और उस शर्ट में जब सफ़ेद रंग की शर्ट है तो उसका वाइट कॉलर भी होगा, सफ़ेद कॉलर होगा। तो इसलिए उनकी एक परिधान बन गया। आज भी आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर अधिकांश लोग क्या पहनते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं और ब्लैक पैंट पहनते हैं, है ना। महिलाएं को देखिए, जो आपके कई सारे जो मॉल्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, है ना, और भी जितने पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, अब तो मेट्रो जो चला रही है महिलाएं, तो वो सब क्या है, वाइट कॉलर वो वर्क कर रही हैं, अर्थात वो सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के, अर्थात एक सामान्य सी एक यूनिफॉर्म हो गई, सांकेतिक हो गई है। तो जो लोग वाइट कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं वो लोग जो दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं, जो दिमाग वाला काम करते हैं, जो बहुत श्रमिकों वाला, मेहनत वाला, मज़दूरों वाला जो लोग काम नहीं करते हैं, उनको सामान्य रूप से वाइट कॉलर कहते हैं। और ब्लू कॉलर वो हुआ जिनका तो काम ही श्रमिकों वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो सर्विस सेक्टर जो आता है, सर्विस सेक्टर में वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। ये दोनों शब्दों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अब डेनियल बेल ने कहा कि अब हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ तो बहुत हो गई, बहुत मजबूत हो गई, अब हमें कुछ आगे की सोचना चाहिए। तो वो देश, अमेरिका और पाश्चात्य यूरोप के जो देश हैं, अब वो आगे की जब बात सोचते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमारे यहाँ वाइट कॉलर अर्थात हमारे सर्विस सेक्टर को अब हमारे बढ़ावा मिल रहा है। और अब ये जिस समय जब ये डेनियल बेल, तो आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक इनका अस्तित्व था, जीवन था, और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को देखा। समाजशास्त्रीय थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका की व्यवस्था को देखा और कहा कि देखिए अमेरिका में तो पूर्ण रूप से अब सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है। आज के समय में कहा भी जा रहा है कि देखिए अमेरिका में तो पूरा सर्विस सेक्टर ही है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया, वो तो चीन चला गया, वो तो वियतनाम चला गया, कुछ भारत में आ रहा है, कुछ सिंगापुर में चला गया। तो अर्थात वो सोसाइटी जो अमेरिका ऐसी सोसाइटी है, अभी इसका तात्पर्य ये नहीं कि जब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का देंगे तो इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का तात्पर्य है जो डेनियल बेल कहता है कि अब जो समाज में अर्थात अमेरिकन सोसाइटी में या पाश्चात्य विकसित समाजों में जिस प्रकार का समाज होगा, उस समाज में अब आप कह लीजिए कि ताकत किसकी होगी, सर्विसेज सेक्टर की अर्थात सेवा सेक्टर की। अब सर्विसेज सेक्टर में जैसे हम बात कर रहे थे अमेरिका में, जैसे हमने कहा फूड चेन्स है, फूड इंडस्ट्री कहते हैं, फूड इंडस्ट्री उसको कहा जाता है। हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ भी इंडस्ट्री है,
बड़े बड़े आजकल देखिए हमारे यहाँ जैसे मैक्स हॉस्पिटल है जो अभी न्यूज़ में था, है ना, उसके अलावा ये जो सहारा हॉस्पिटल है ये तो केवल अपने इंडिया का है, और बहुत सारे देखिए ऐसे बत्रा का हॉस्पिटल है दिल्ली में जो बड़ा उसका नाम है ना, जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल चेन्स हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री होती जा रही है ना। और एक और कौन सा बड़ा बहुत फेमस नाम है जो दिल्ली में है, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस है, उसकी शाखा हमारे यहाँ भी है। अब ऐसे तो मेदांता भी हो गया है, तो ये स्कॉट्स है, मेदांता है, ये तो हमारे राष्ट्र के अंदर हमारे देश में ये आप कह लिए कि ये हेल्थ इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। तो अर्थात इंडस्ट्री इस सेंस में है, ये सेवा दे रही है लोगों को। तो आज का जो राष्ट्रों को जो बहुत सारा जो यश मिल रहा है, बहुत सारा मान सम्मान मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि नाउ दे हैव बिकम हब्स ऑफ द सर्विसेज सेक्टर। अर्थात वो गढ़ हो गए हैं, वो स्थल हो गए हैं जहाँ पर अब सेवा क्षेत्र के से जुड़े हुए उनको जाना जाता है। तो अमेरिका भी उसी तरह से आज एक बहुत बड़ा हब हो चुका है। चीन में दोनों चीज़ें हैं, वहाँ पर आप जान लीजिए कि हेल्थ इंडस्ट्री भी बहुत फ्लरिश कर रही है, वहाँ फूड इंडस्ट्री भी बहुत है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और है जो सेवा सेक्टर में आती है, जो सर्विसेज सेक्टर में आती है, और जिसको डेनियल बेल भी कहता है, वो है साइबरनेटिक्स है। साइबरनेटिक्स अर्थात साइबरनेटिक्स से तात्पर्य है जो जैसे इंटरनेट हुआ, जो साइबर डेवलपमेंट हुआ, अर्थात जो स्पेस है ना, जो स्पेस विकास होता है, स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी से कंफ्यूज ना करिएगा, ये स्पेस से तात्पर्य है, अर्थात जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं, जो नए प्रौद्योगिकी हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में साइबर स्पेस आ जाता है, साइबरनेटिक्स आ जाता है, जिसके कार्ल डायश है ना, नॉर्टन वीनर जो जर्मन एक बहुत बड़ा वो था, विचारक था, जिसने ये साइबरनेटिक्स का मॉडल दिया है ना, नॉर्मन वीनर था, और बाद में पॉलिटिकल साइंस में आकर ये कार्ल डायश के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो अर्थात साइबरनेटिक्स जो है, अर्थात जिस साइबरनेटिक्स से तात्पर्य जो इंटरनेट है या साइबर स्पेस है, साइबर डेवलपमेंट है, ये दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज़। न्यू टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल डेवलपमेंट भी आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात आपके लिए कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी बात को ये आज के समय में बहुत उठाया जा रहा है। चाइना इसमें बहुत आगे बढ़ गया है। रूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसको हम शॉर्ट में AI कहते हैं, तो रूस AI में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अमेरिका बहुत एडवांस है। मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, दे आर ऑल्सो क्वाइट एडवांस इन सो फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न। इसी बात को डेनियल बेल कहता है कि अब जो नया जो औद्योगिक जो उत्तर औद्योगिक समाज आ रहा है, उस उत्तर औद्योगिक समाज में ये सारी चीज़ें अब बहुतायत संख्या में मिलेगी। अर्थात अब बड़ी बड़ी कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो तो रहेंगी, लेकिन अब इससे एडवांस समाज अब आता जा रहा है, और इससे एडवांस समाज जो आ रहा, और इससे ज़्यादा आप कह लिए कि विकसित समाज आ रहा है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और वो जैसे हमने बताया या डेनियल बेल भी कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो कहता है साइबरनेटिक्स के ज़माने में हम आ रहे हैं, अर्थात साइबर डेवलपमेंट, साइबर स्पेस के ज़माने में हम आ रहे हैं। आपने सुना होगा साइबर टेररिज्म, इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, साइबर टेररिज्म है ना। तो एक जो नए प्रकार का आतंकवाद है, कंप्यूटर हैकिंग होता है, इंटरनेट हैकिंग होता है, जिसमें है ना, जिसमें नए प्रकार के वायरस बनाकर पूरे डेटा को वॉश आउट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज साइबर टेररिज्म। तो इसलिए कहता है अब हम एक नए समाज की ओर, नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसे समाज में को ही कहता है वो ये सेवा का समाज की ओर आ। सेवा वो ना समझिएगा जो सेवा हम कहते हैं कि देश सेवा और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ये वो सेवा नहीं है विद्यार्थियों। प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टिंक्शन। हो सकता है कई लोगों के, आप लोग के मस्तिष्क में आ भी रहा हो, ये बात उठ रही हो, सेवा तो फिर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जन सेवा भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डेनियल बेल कहता है, और जो सामान्य रूप से कहा जाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र जैसे हमने प्राइमरी स्टेज, एग्रीकल्चर स्टेज, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज जिस स्टेज कहते हैं यानी सेकेंडरी स्टेज, और थर्ड स्टेज है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विसेज सेक्टर के नाम से भी देते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर, सेवा का क्षेत्र, वो क्षेत्र है जिससे राज्य की, किसी देश की आमदनी बढ़ती है, किसी राष्ट्र की आय बढ़ती है। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं कि वो सर्विसेज सेक्टर है।
वो सेवा का क्षेत्र है। इसी बात को वो कहता है कि अब हम ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं जो वो सेक्टर हमारी राष्ट्र की वैभव को, धन संपदा को और आगे ले जाएगा और ऊंचाई तक ले जाएगा, बट साथ साथ वो हमारे कीर्ति में भी चार चांद लगा देगा। So he is talking of that service sector which contributes to the national economy, and that service sector which comprises artificial intelligence, which comprises internet, which comprises the so many kinds of industries such as food industry, such as health industry, such as telecommunications, है ना, such as so many other things that are really crucial to the advancement of the national power and to the national economies of the countries। राष्ट्रीय शक्ति को, राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय आय के स्रोतों को और वो मजबूत करता है ये जो सर्विसेज सेक्टर। And therefore he says that at least the western countries they have taken a lead in this direction। पाश्चात्य देशों ने आज इस क्षेत्र में आकर एक पहल ले लिया है, एक बढ़त हासिल कर लिया है, और नेचुरल है, बिल्कुल स्पष्ट है कि दे आर मच अहेड देन अस, है ना। हम लोग तो अभी भी हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर इस समय 55% है, अनडाउटेडली हम भी बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो कंट्रीब्यूशन हमारे सर्विसेज सेक्टर से आना चाहिए अभी, और इसको और आगे बढ़ाने की योजना होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और साथ साथ सर्विसेज सेक्टर को और आगे ग्रो करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। किया जा रहा है, देश के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अब देखिए डेनियल बेल ने जो कहा, द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अर्थात हम लोग आज एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो एक नए प्रकार का समाज है, एक नए प्रकार का युग है। और जैसे कहता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पोस्ट इकोनॉमी सोसाइटी भी कहते हैं, या आप कह लीजिए इकोनॉमी सोसाइटी भी कहते हैं, एक अर्थशास्त्रीय समाज भी कहते हैं, एन इकोनॉमिक सोसाइटी भी कहते हैं, इसको नॉलेज सोसाइटी भी कहते हैं, इसको नेटवर्किंग सोसाइटी भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो अर्थात एक ऐसा समाज है जिसको हम नॉलेज सोसाइटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम नेटवर्किंग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अधिक से अधिक नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रों के द्वारा नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। कौन से? यानी नेटवर्क किस चीज़ का? अर्थात फूड इंडस्ट्री का। नेटवर्क किसका? हेल्थ इंडस्ट्री का। नेटवर्क किसका? यानी ग्लोबलाइजेशन में जो प्रक्रिया चल रही है, अर्थात इंटरनेट पर आधारित जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो नेटवर्क हैं इससे हो रहा है, वो सब इसी को ध्यान में रख कर के जा रहा है। एक नया नेटवर्क ये बन रहा है। वी आर लिविंग इन अ नेटवर्क, इन अ न्यू सोसाइटी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ अ नेटवर्क सोसाइटी। तो एक जाल, एक प्रकार से एक नए समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जो ऐसा समाज हमारे तरफ से एक जाल के समान ये समाज आ रहा है। अच्छा, अब देखिए अंत में ये जो डेनियल बेल कह रहा है, ये जो परिवर्तन दिख रहा है हमें एक नए समाज की ओर बढ़ते हुए, सभी राज्य धीरे धीरे इस ओर आगे कदम रख रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि इससे राष्ट्रीय मूल्य भी बढ़ते जाते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात जब कहता है कि जब एक एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, तो वहाँ के मूल्य भी उसी प्रकार के होते हैं। एक सामंतवादी सोच होती है ना। उनके जो सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य भी बदल जाते हैं ये इस प्रकार के समाजों के बदलने से। तो जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, प्राइमरी सोसाइटी थी, वहाँ पर चूँकि वो एग्रीकल्चर प्रधान समाज था, कृषि प्रधान समाज था, इसलिए वहाँ के मूल्य कुछ और थे। कंबाइंड फैमिलीज़ होती थी, लार्ज फैमिलीज़ होती थी, है ना। सामंतवादी संबंध होते थे, अर्थात बहुत सारे मजदूर एक ज़मींदार के या एक बड़े किसान के खेत में काम करते थे, और उनके संबंध भी उसी प्रकार के हुआ करते थे। इसीलिए वो सामंतवादी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी या एक फ्यूडल सोसाइटी होती थी। मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी में आकर यही चीज़ देखने को मिलता है। वहाँ पर भी बड़े बड़े मिल मालिक होते हैं, जो मार्क्स रहता है, बड़े बड़े उद्योग जगत के लोग होते हैं, वहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर कहता है वो फिर भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उनको शिक्षा मिलती है, उनको अधिक वेतन मिलता है, उनको अच्छे मशीनों पर बैठकर काम करने का सौभाग्य मिलता, अवसर मिलता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इससे उनके जीवन का स्तर भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए उनके मूल्य दूसरे होते हैं, क्योंकि उनके परिवार सीमित होते हैं। अर्थात क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं
वो बहुत बड़े बड़े उनके परिवार नहीं होते हैं, छोटे परिवार होते हैं, और छोटे परिवार को चलाना ज़्यादा सरल होता है, इसलिए उनके मूल्य बदलते जाते हैं। एक स्वतंत्र और छोटे परिवार होते हैं तो वहाँ के सामाजिक पारिवारिक मूल्य भी बदल जाते हैं, और सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आता है कि अब सामंतवाद नहीं दिखता है सामाजिक रूप से, यानी बड़े छोटे का इतना नहीं दिखता है जितना एग्रीकल्चर सोसाइटी में दिखता था। वो कहता है जो सेवा के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही कार्य संस्कृति ही बदल जाती है। वहाँ पर तो चूँकि ये नॉलेज सोसाइटी है, ये स्किल्ड सोसाइटी होती है, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल एक्सीलेंस है, आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस है। अगर आप बौद्धिक रूप से बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत बुद्धिवादी हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, मेरिटोरियस हैं, तो आपका स्थान तो समाज में सबसे ऊपर होगा। जन्म कहाँ हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, किस परिवार में हुआ है, इसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आप केवल अपने गुणों से, अपनी योग्यता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी बौद्धिकता से पहचाने जाएंगे। और इसलिए सेवा का जो क्षेत्र होता है, अर्थात जो ये सर्विसेज सेक्टर होता है, सेवा का क्षेत्र नहीं, जो सेवा का क्षेत्र है अर्थात सर्विसेज सेक्टर है, ये ऐसा सेक्टर है जिससे राष्ट्र को और व्यक्ति को और समाज को बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कहता है डेनियल बेल, इस आधार पर नया समाज आ रहा है, नई कार्य संस्कृति आएगी, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, अर्थात साइबर नॉलेज है ना, ये एक अलग प्रकार का समाज है। तो ये कहता है हम अच्छे समाज की ओर एक प्रकार से बढ़ रहे हैं, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उद्योग से हम विरक्त होते जा रहे हैं, हम औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। अमेरिका में जब वो लिख रहा था 1976 में किताब, कहता उस समय भी बहुत सारी ये चीज़ें थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। आप जानते हैं अमेरिका इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे बोइंग आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फिर वहाँ पर उनके यहाँ पूरी एविएशन सेक्टर में जो लड़ाकू विमान है, भारत ने बहुत सारे रक्षा सौदे किए हैं उन देशों से, अमेरिका से बहुत कुछ हम वहाँ से लाएँ खरीद कर। तो इसलिए एविएशन सेक्टर जो है वो बहुत फ्लरिशिंग है, और साथ साथ उनके अन्य भी मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं, अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे भी ज़्यादा अब उनका सर्विसेज सेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें जब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्न स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। और निश्चित रूप से डेनियल बेल के जो सिद्धांत है इसको भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसने ही पहली बार डायरेक्टली इस विषय को एड्रेस किया है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, द कमिंग ऑफ द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, अ वेंचर इन सोशल फोरकास्टिंग, कहता है इसी उत्तर औद्योगिक समाज को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की योजना बना सकते हैं। भविष्य में समाज कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसा होगा, इत्यादि बातों को हम समझ सकते हैं, और हम उसी के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं, उसी के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आज का ये लेक्चर था, तो ये एक महत्वपूर्ण लेक्चर है, और try to go through the entire video. This is very important, and I hope that you must have liked the video, or thank you so much for listening to my lecture. Thanks a lot.